हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन एक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ऑप्शन दो है, इस युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गर्दी ने किया था। इस युद्ध में अवध के नवाब रुहेला सरदार और जाटों ने अब्दाली का साथ दिया था। ऑप्शन चार है, इस युद्ध में गोविंद बल्लाल खेर को मराठा सेना की रसद आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था। तो कौन सा सही नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, क्योंकि अवध के नवाब रुहेला सरदार और जाटों ने अब्दाली का साथ दिया था, क्योंकि जाटों ने अब्दाली का साथ नहीं दिया था। ठीक है, जाट इस युद्ध में तटस्थ थे, मतलब किसी के भी साइड नहीं थे। ठीक है, इसमें जाट सरदार जो सूरजमल था, पहले तो मराठों का साथ देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन सदाशिव राव भाऊ के साथ इसका कुछ अनबन हो जाता है। इस वजह से ये खुद को युद्ध से अलग कर लेते हैं। ठीक है, और अवध के नवाब रुहेला सरदार ने अब्दाली का साथ दिया था। ठीक है, अवध के नवाब हो गए शुजाउद्दौला, रुहेला सरदार, हाफिज रहमत खान। ठीक है, ये सब सदुल्ला खां एक हो गए। ये सब सदाशिव अब्दाली का साथ दिए थे। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। इस युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी ने किया था, ये सही है। और रसद आपूर्ति का कार्य जो है गोविंद बल्लाल खेर को सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन एक होता है लेकिन उसमें छोटे छोटे कई क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो लगभग पूरा मराठा साम्राज्य जितने क्वेश्चन हम कराएंगे, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे आपके कवर हो जाएंगे, पर एक्सप्लेनेशन जो हो रहा है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवाजी के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन एक है, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनके ऑप्शन दो है, शिवाजी का पहला राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को हुआ और दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 ईस्वी को हुआ था। शिवाजी की अंतिम विजय जिंजी की विजय थी। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता था। तो कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सत्य नहीं है, क्योंकि शिवाजी की माता का नाम पुतलीबाई नहीं जीजाबाई था। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? शाहजी। इनका जन्म शिवनेरी के किले में हुआ था। ठीक है, इस वजह से इनका नाम शिवाजी पड़ा था। इनका राज्याभिषेक, जो पहला राज्याभिषेक होता है 6 जून 1674 ईस्वी को होता है। ठीक है, विश्वेश्वर भट्ट या गंग भट्ट, ये काशी के रहते हैं। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में इनका राज्याभिषेक होता है। कुछ दिन बाद लगभग 24 सितंबर 1774 ईस्वी को इनकी माता का देहांत हो जाता है, जिसके कारण इन्होंने अपना दूसरा राज्याभिषेक, मतलब दूसरी बार राज्याभिषेक तांत्रिक तरीके से करवाते हैं। ठीक है, निश्चल गोसाई के द्वारा इनका दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया जाता है तांत्रिक तरीके से। ठीक है, हेनरी ऑक्सडाइन इनके राज्याभिषेक के समय उपस्थित था। शिवाजी की अंतिम विजय जिंजी की विजय थी। जिंजी का विजय इन्होंने कब किया था? जिंजी के किला को इन्होंने जीता था 1678 ईस्वी में। ठीक है, ये इनकी आखिरी विजय थी।
इनका प्रथम विजय कौन था, मतलब सबसे पहले किस किले को जीते थे? तो 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला। ठीक है। 1646 में इन्होंने तोरण का किला जीता था। 1647 में इन्होंने कुंडवाना विजय किया था। ठीक है। और 1647 में ही इन्होंने चाकन की विजय की थी। ठीक है। 1656 में इन्होंने जवाली का विजय किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके मध्य सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी? ऑप्शन 1 है अंग्रेज और पेशवा के मध्य, ऑप्शन 2 है अंग्रेज और भोसले के मध्य, ऑप्शन 3 है अंग्रेज और होलकर के मध्य, ऑप्शन 4 है अंग्रेज और सिंधिया के मध्य। तो सुरजीन अर्जन गांव की संधि किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और सिंधिया के मध्य। यह संधि कब हुई थी? 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को। ठीक है। इस संधि के द्वारा गंगा यमुना के बीच का राज्य तथा जयपुर, जोधपुर, गोहद, ठीक है, जो राजपूत राज्य के उत्तर के अपने किले के साथ अंग्रेजों को दे देते हैं। ठीक है। मतलब गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, जयपुर, जोधपुर और गोहद, ठीक है, और राजपूत राज्य अपने उत्तर के जो राज्य होते थे ये अंग्रेजों को दे देते हैं। ठीक है। और एक शर्त यह स्वीकार करते हैं कि अपने यहां किसी भी यूरोपीय देश के जो अंग्रेजों के दुश्मन होंगे उनको अपने यहां नौकरी के रूप में नहीं रखेंगे। साथ ही साथ सर जॉन मैकलन के नेतृत्व में एक अंग्रेज रेजिडेंट, अंग्रेजी सेना, ये नियुक्त करना स्वीकार करते हैं अपने यहां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुरंदर की संधि के बारे में सत्य नहीं है? शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया। बालाघाट क्षेत्र के बदले शिवाजी ने 40 लाख फूट देना स्वीकार किया। शिवाजी ने अपने 35 किले मुगलों को देना स्वीकार किए। कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सत्य नहीं है, क्योंकि शिवाजी के पास उसमें 35 किले थे जिसमें से 23 किले मुगलों को देना स्वीकार कर लिए थे। ठीक है। यह संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि। पुरंदर की 2 संधि थी। ठीक है। एक तो ये जो शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुआ था, ये 22 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के मध्य होता है। ठीक है। ये मुगलों की तरफ से कछवाहा राजा जयसिंह थे, इनके मध्य होता है। और दूसरा एक मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो एक दूसरी पुरंदर की संधि होती है 1 मार्च 1776 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। वारेन हेस्टिंग और पूना दरबार के बीच। वारेन हेस्टिंग ये संधि करने के लिए कर्नल आप्टन को भेजा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहले घटित हुआ था? शिवाजी का शाइस्ता खां से संघर्ष, शिवाजी का अफजल खां से संघर्ष, शिवाजी का पहली बार औरंगजेब से मुकाबला, शिवाजी का पुरंदर का किला जीतना। तो शाइस्ता खां से संघर्ष इनका कब होता है? 1663 ईस्वी में। ठीक है। शिवाजी अफजल खां से कब संघर्ष होता है? 1659 ईस्वी में। शिवाजी का औरंगजेब से पहली मुलाकात 1657 ईस्वी से, 57 ईस्वी में। पुरंदर का किला इन्होंने कब जीता था? 1654 ईस्वी में। तो इस आधार पे पहला कौन घटित हुआ? शिवाजी का पुरंदर का किला जीतना। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? शिवाजी के अष्टप्रधान ठीक है,
शिवाजी के अष्टप्रधान के सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। सभी मंत्रियों को सेनाओं का नेतृत्व करना पड़ता था। दबीर दरबारी लेखक का कार्य करता था। इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सत्य है। कोई भी कथन सत्य नहीं है, क्योंकि शिवाजी के अष्टप्रधान के सभी मंत्री ब्राह्मण नहीं होते थे। ठीक है, ये जरूरी नहीं था। सेनापति जो होता था, सेनापति को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सभी लोग ब्राह्मण होते थे। ठीक है, सभी मंत्रियों को सेनाओं का नेतृत्व करना पड़ता था, ऐसा नहीं था। न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर बाकी सबको जरूरत पड़ने पर सेना का नेतृत्व करना पड़ता था। दबीर दरबारी लेखक का कार्य नहीं करता था। दबीर कौन होता था? विदेश मंत्री होता था। ठीक है, ये राज्य का विदेश मंत्री था। और अगर अष्टप्रधान के बारे में देखेंगे तो पेशवा ये संपूर्ण मुख्य अधिकारी कह सकते हैं। आमत्य होता था, ये अर्थ मंत्री था। बकाया नवीस होता था, ये दरबारी लेखक का कार्य करता था। सुमंत या दबीर के बारे में बता ही दिए हैं। ठीक है, ये विदेश मंत्री होता था। सचिव सुरनवीस या चिटनीस इसी को बोला जाता था। इसका ये पत्राचार विभाग का देखता था। ठीक है, सेनापति सरे नौबत, ठीक है, जो सेना का नेतृत्व करता होता था। न्यायाधीश और पंडित राव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन 1 है नायक, हवलदार, जुमलादार, एक हजारी, सप्त हजारी। ऑप्शन 2 है हवलदार, जुमलादार, नायक, सात हजारी, एक हजारी। ऑप्शन 3 है जुमलादार, नायक, सप्त हजारी, एक हजारी, हवलदार। ऑप्शन 4 है नायक, जुमलादार, हवलदार, एक हजारी, सप्त हजारी। देखो, पैदल सेना पागा कहा जाता था, सॉरी पाइक। ठीक है, अश्रोही सेना को पागा कहा जाता था। अश्रोही सेना को पागा कहा जाता था और पैदल सेना को पाइक। ठीक है, तो पाइक का सबसे जो निचला स्तर होता था नायक, जिसमें 9 सैनिक होते थे। ठीक है, और 10 नायक को मिला करके एक हवलदार बनता था। फिर 3 हवलदार, एक जुमलादार होता था। ठीक है, और 10 जुमलेदारों पर एक हजारी, उसके नीचे पंच हजारी, उसके ऊपर पंच हजारी और सबसे ऊपर सप्त हजारी। ठीक है, तो सबसे ऊपर सप्त हजारी, फिर पंच हजारी, ठीक है, फिर एक हजारी, फिर जुमलादार, हवलदार और सबसे नीचे सैनिक। इसको नायक, 9 सैनिकों को मिलाकर के नायक बोला जाता था। तो इसके इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, शिवाजी के अश्रोही सेना ने संगठन को क्या कहा? शिवाजी के अश्रोही सेना के संगठन को क्या कहा जाता था? तो अश्रोही सेना के संगठन को क्या कहा जाता था? पागा। ये 2 भागों में डिवाइड होता था, बरगीर और दूसरा सिलेदार। ठीक है, बरगीर जिनको राज्य की तरफ से अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते थे, और सिलेदार जिनको अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी। ठीक है, पाइक पैदल सैनिक। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के न्यायालय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन 1 है धर्मसभा, ऑप्शन 2 है हुजूर हाजिर मजलिस, ऑप्शन 3 है केवल फर्स्ट, ऑप्शन 4 है 1 और 2 दोनों। तो शिवाजी के न्यायालय को धर्मसभा कहा जाता था, उसी का नाम
हुजूर, हाजिर, मजलिस होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है। शिवाजी स्वयं सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करते थे। ठीक है। और उनकी सहायता के लिए कौन होता था? न्यायाधीश और पंडित राव। ठीक है। शिवाजी के नीचे जो न्यायालय होता था उसको सभा कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताराबाई किसकी संरक्षिका बनी? ऑप्शन 1 है साहू जी, ऑप्शन 2 है शिवाजी द्वितीय, ऑप्शन 3 है राजा राम द्वितीय, ऑप्शन 4 है राजा राम। तो ताराबाई किनकी संरक्षिका थी? शिवाजी द्वितीय की। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये शिवाजी राजा राम के अल्पवयस्क पुत्र थे। ठीक है। तो इनको शिवाजी द्वितीय को शासक बना दिया और उसकी माता जी उनकी संरक्षिका के रूप में काम करती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साल्वाई की संधि के बारे में सत्य है? ऑप्शन 1 है सालसेट द्वीप और थाना का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिए गए। ऑप्शन 2 है नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। ऑप्शन 4 है रघोवा को 3.5 लाख रुपए मासिक पेंशन दिया गया था। ऑप्शन 4 है सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, सालसेट द्वीप और थाना का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिए गए थे। ठीक है। साल्वाई की संधि कब होती है? 1782 ईस्वी में, मराठों और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है। इस संधि के द्वारा नारायण राव को नहीं, माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया जाता है। ठीक है। और रघोवा को 3.5 लाख मासिक पेंशन नहीं दिया जाता है, इनको 3.5 लाख वार्षिक पेंशन दिया जाता है। ठीक है। बाकी इस युद्ध में इस संधि में जो कि हैदर अली शामिल नहीं था, हैदर अली को इस संधि के तहत आराकाट, ठीक है, आराकाट के नवाब से जीती गई भूमि को वापस करना पड़ता है। ठीक है, उसको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, हैदर अली ने जो आराकाट के नवाब से जो भूमि जीती थी उसको इनको छोड़ देना पड़ता है साल्वाई की संधि के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है बड़गांव की संधि 1779, सूरत की संधि 1775, देवगांव की संधि 1802 मतलब 1802 और सुरजी अर्जन गांव की संधि। ठीक है, सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। देवगांव की संधि कब हुई थी? ये भी 1803 में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। ठीक है। और बड़गांव की संधि 79 में, ये सही है। देवगांव की संधि किनके किनके मध्य हुई थी? भोसले और अंग्रेजों के मध्य। सुरजी अर्जन गांव की संधि अंग्रेजों और सिंधिया। ठीक है, ये लोग स्वतंत्र रूप से अंग्रेजों से संधि करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 बबाती 25%, ऑप्शन 2 सहोत्रा 6%, ऑप्शन 3 नाटगुंडा 3%, ऑप्शन 4 मोकास 60%। देखो, राजस्व के जो स्रोत थे सरदेशमुखी और चौथ। ठीक है, 1/4 भाग लिया जाता था, 1/10 भाग। चौथ को 4 भागों में बांटा जाता था, बबाती, ठीक है, सहोत्रा, नाटगुंडा और मुकास। ये 25% होता था। ये राज्य के लिए सुरक्षित रखा जाता था, मतलब राजा जो होता था उनके लिए सुरक्षित रखा जाता था। सहोत्रा 6% होता था, ये पंत या सचिव के लिए सुरक्षित रखा जाता था।
ये राजा की इच्छा पर होता था, और ये 66% होता था जो मराठा सरदारों की घुड़सवार रख रखाव के लिए रखा जाता था। ठीक है, तो मुकास कितना होता था? 66%, न कि 60%। ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1731 में वरना की संधि किसके बीच हुई थी? राजा राम और बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव और अंग्रेज, संभाजी द्वितीय और साहू। ठीक है, तो किनके मध्य हुई थी? संभाजी द्वितीय और साहू के मध्य। ऑप्शन नंबर 3 सही है। वरना की संधि के द्वारा हुआ क्या था? इस संधि के द्वारा मराठा साम्राज्य दो भागों में कहीं डिवाइड हो गया था। संभाजी द्वितीय को, ठीक है, मराठा राजवंश यानी महाराष्ट्र का दक्षिणी वाला पार्ट, ठीक है, जिसकी राजधानी कहां थी? कोल्हापुर, ये मिल जाता है। और साहू को मराठा साम्राज्य का उत्तरी भाग, ठीक है, जिसकी राजधानी सतारा थी, ये मिल जाता है। इससे मराठा राज्यों का जो आपसी झगड़ा था ये लगभग समाप्त हो जाता है। हैदराबाद और निजाम के साहू के मध्य हुआ है 1728 में मुंगी शिवगांव की संधि। मुंगी शिवगांव की संधि, इस संधि के द्वारा क्या होता है? जो हैदराबाद के निजाम है, ठीक है, इन्होंने चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार करते हैं मराठों को। ठीक है, ये किनके मध्य हुआ था? हैदराबाद के निजाम और साहू के मध्य मुंगी शिवगांव की संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधि नामक नए पद का सृजन किसने किया था? ऑप्शन 1 है राजा राम, ऑप्शन 2 है साहू जी, ऑप्शन 3 है राजा राम द्वितीय, ऑप्शन 4 है संभाजी। तो प्रतिनिधि नामक नए पद का सृजन किसने किया था? राजा राम। ठीक है, और साहू जी ने सेना करते पद का सृजन किया था। इन्होंने प्रतिनिधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊपरी जो अस्थाई भूस्वामी प्राप्त था, मिरासदार मिरासदार अस्थाई भूस्वामी थे। ऑप्शन 3 है दोनों कथन असत्य है। ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो ऊपरी जो अस्थाई भूस्वामित्व प्राप्त था और मिरासदार अस्थाई, तो दोनों कथन असत्य है। इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि दोनों कथन असत्य है। मिरासदार जो होते थे ये मूल बसिंदे थे। ठीक है, मूल बसिंदों के वंशज थे जिन्होंने जंगलों को साफ करके खेती करना स्टार्ट कर दिया था। इनका भूमि पर अस्थाई स्वामित्व होता था। ठीक है, और ऊपरी जो है ये बटाईदार होते थे। ठीक है, इनको भूमि पर अस्थाई स्वामित्व होता था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, बड़गांव की संधि के बाद किसके नेतृत्व में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों के विरुद्ध बंगाल से सेना भेजी थी? ऑप्शन 1 है कर्नल कटिंग, ऑप्शन 2 है कर्नल गोगार्ड, ऑप्शन 3 है कर्नल इगार्टन, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कर्नल गोगार्ड। ठीक है, बड़गांव की संधि कब होती है? 1779 में। देखो, तालगांव की लड़ाई होती है। तालगांव की लड़ाई के बाद बड़गांव का संधि होता है। ठीक है, ये तालगांव की लड़ाई 1779 में ही हुआ था, जनवरी 1779 में। ठीक है, और इस युद्ध में क्या होते हैं? अंग्रेजों की पराजय हो जाती है। उसके बाद बड़गांव की संधि होती है। तो इस संधि के द्वारा जो बंबई सरकार द्वारा जीती गई जो भूमि होती थी वो लौटा दी जाती थी, मराठों को लौटा दी जानी पड़ती है मराठों को। तो हेस्टिंग ने इस संधि को मारने से हेस्टिंग जो है इस संधि को मानने से इनकार कर देता है और कर्नल गोगार्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजता है
और दोबारा युद्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है राजा राम ने एक नए पद सेनाकर्ते का गठन किया। ऑप्शन 2 है सेनाकर्ते पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति बालाजी विश्वनाथ थे। ऑप्शन 3 है दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन 4 है कोई भी कथन सत्य नहीं है। राजा राम ने कौन सा पद सृजित, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये हो गया है, तो इन्होंने प्रतिनिधि पद का सृजन किया था। सेनाकर्ते पद का सृजन किसने किया था? साहू जी ने। सेनाकर्ते पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति बालाजी विश्वनाथ थे, ये सही है। 1708 ईस्वी में इन्होंने सेनाकर्ते पद पर इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसी टाइम सेनाकर्ते पद का सृजन किया जाता है। और ये बालाजी विश्वनाथ पेशवा भी थे, तो ये सेनाकर्ते और पेशवा बनने वाले दोनों व्यक्ति थे। ठीक है, दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ठीक है, किसके कहने पर आजम शाह ने साहू जी को कैद से रिहा किया था? ऑप्शन 1 है जुल्फिकार खां, ऑप्शन 2 है शहादत खां, ऑप्शन 3 है अमीन खां, ऑप्शन 4 है इसहाक खां। देखो ये सब कौन थे? ईरानी दल के नेता थे। ठीक है, तो जुल्फिकार खां के कहने पर आजम शाह साहू जी को छोड़ देता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब के जो 3 बेटे थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, ठीक है, इसमें आजम शाह, ठीक है, इनके हिस्से में कहा जाता है, दक्कन का जो पार्ट था ये आ जाता है, और यहीं पे साहू जी कैद होते हैं। तो जुल्फिकार खां के कहने पर इनको छोड़ देता है। उद्देश्य क्या था जुल्फिकार का? मतलब इनको छोड़ दिया जाएगा तो मराठे आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वरना की संधि हुई थी। ये क्वेश्चन दोबारा हो गया है। ठीक है, तो संभाजी द्वितीय और साहू जी के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पेशवा शिवाजी द्वारा गठित अष्टप्रधान में प्रमुख था। अष्टप्रधान का विघटन संभाजी के शासनकाल में हुआ। संभाजी के शासनकाल में पेशवा का पद अनुवांशिक हो गया। ठीक है, तो पेशवा शिवाजी द्वारा गठित अष्टप्रधान का प्रमुख था, ये तो सही है, लेकिन अष्टप्रधान का विघटन संभाजी के शासनकाल में हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, संभाजी जब शासन कर रहे थे तो उनके काल में लगातार षड्यंत्र हो रहे थे। ठीक है, जिससे परेशान होकर उन्होंने मराठा जो नायक थे, जितने भी मराठा नायक थे, उनके प्रति उनका विश्वास खत्म हो गया, जिसके कारण उत्तर भारत का एक ब्राह्मण था, ठीक है, कवि कलश, इनको उठा करके प्रशासन का सर्वोच्च बना देता है। ठीक है, और इनका जो पद है वो पेशवा से ऊपर इनको नियुक्त कर देता है। ठीक है, तो अष्टप्रधान का विघटन हो जाता है एक हिसाब से। ठीक है, और संभाजी के शासनकाल में पेशवा का पद अनुवांशिक हो गया था, तो नहीं, साहू जी के शासन में पेशवा का पद अनुवांशिक हुआ था। ठीक है, तो कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के समय गांव का मुख्य अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन 1 है पटेल, ऑप्शन 2 है कुलकर्णी, ऑप्शन 3 है चौगुल, ऑप्शन 4 में से कोई नहीं। तो कौन होता था? पटेल। पटेल अथवा पाटिल भी इनको बोला जाता था। ठीक है, ये कभी कभी न्यायिक कार्य भी करता था और अन्य प्रशासनिक दायित्व भी इनके पास था। ये पद वंशानुगत था। ठीक है, और एकत्रित कर से एक छोटा सा हिस्सा ही अपने वेतन के रूप में रख देते थे। ठीक है, तो अर्थात इनको राजा की तरफ से वेतन नहीं दिया जाता था। कुलकर्णी कौन थे? पटेल के नीचे कुलकर्णी थे। ठीक है, ये जो गांव की भूमि होती थी इनका लेखा रखते थे, और उनके नीचे चौगुल होते थे। चौगुल कुलकर्णी का सहायता करते थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य में बलूटे और अलूटे क्या होते थे? शिल्पी और सेवक। ऑप्शन 2 है खंचजी। ऑप्शन 3 है सेना में तोपों का मुख्य संचालक। ऑप्शन 4 है चौथ वसूल करने वाला अधिकारी। तो कौन था? ये शिल्पी और सेवक होते थे। ठीक है, 12 बलूटे और 12 अलूटे, ठीक है, ये होते थे। इनका मुख्य कार्य क्या था? शिल्पी का कार्य करते थे और सेवक का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। नाना साहब पेशवा ने सुंदर नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। नाना साहब ने महेश्वर का दुर्ग बनवाया था। नाना फडणवीस ने भीम शंकर मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। तो कौन सा सही नहीं है? ठीक है, महेश्वर दुर्ग का निर्माण ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि महेश्वर दुर्ग का निर्माण 1765 से 96 के ईस्वी के बीच, मतलब इनके बीच हुआ था इसी दौरान। और उस समय कौन थी? अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर द्वारा महेश्वर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।